हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर को। तो ये जो पॉलिटी सीरीज चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है तो इस पे पूरी तरह से मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ यूपीएससी और पीसीएस दोनों का। तो अब आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है तो ये पूरा जीरो से लेके जितना भी टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो वही चीज़ें अब चल रही हैं सीक्वेंस से। इस सीक्वेंस में जो अब मेरा लेक्चर है तो ये होगा संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपतीय प्रणाली के बारे में हम देखेंगे। अध्यक्षीय प्रणाली इसको बोला जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसा कि पिछली लेक्चर में मैं आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का वो मैं बताया था। तो अब मैं ये चीजें फिर से दोबारा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। और सिलेबस भी कुछ बताया था और आपको ट्रेंड भी बताया था कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए जरूरी है। और मतलब ओवरऑल आपको बताया था कि यूपीएससी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पीटी में और मेंस का भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस, पीछे वाली चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं जो बताऊंगा तो वो आगे वाली चीज़ें होंगी और आपको समझना पड़ेगा कि आपको सीक्वेंस से देखना होगा। सीक्वेंस से देखिएगा तभी पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और मैं बता दूं कि जो ये लेक्चर चलेगा तो आपको पीटी और मेंस दोनों में कुछ भी नहीं सोचनी, दोनों का मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि ये जो लेक्चर होगा तो आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगे। बोरिंग तो मैं लगने नहीं दूंगा, लेकिन अगर लगे बोरिंग तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। दो तरह के लेक्चर होते हैं, एक तो आपको देखने में जो अच्छी लगेंगी उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जो थोड़ा सा बोरिंग लगता है उससे क्वेश्चन आपको बनेगा। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा वो जो लेक्चर आप देखेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। और ये आपको अब समझिएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। अगर किसी वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, चाहे जो प्रीवियस ईयर पेपर में या तो पीटी का पेपर हो या फिर मेंस का पेपर हो, दोनों में से कोई भी आप सॉल्व करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए जो लेक्चर आपने देखा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आगे वाला तो क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करा पाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो कम से कम आपका सॉल्व होना चाहिए। उस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो तो बनना चाहिए अगर आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और यही मेरा मकसद है। ये चीजें मैं आपको बता दूंगा और समझिए कि इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ज्यादा बात करने से फायदा नहीं है, आप लोग वो खुद समझते ही हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये दो खासा सिस्टम है जो कि पूरे विश्व में जब डेमोक्रेसी आई तो दो तरह के ये सिस्टम माने जाते हैं इवॉल्व हुआ। तो दो तरह के इवॉल्व हुआ। तो आप समझिए कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हम अपनाते हैं, संसदीय प्रणाली, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ये दो सिस्टम आई। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये तो इवॉल्व होते चला आया। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आर्य आए थे तो ऋग्वैदिक काल आप देखेंगे उसमें तो उसी टाइम से सभा, समिति, विदत, ये संसद जैसी जो चीजें थी ये बनने लगी थी। लेकिन बाद में यूरोपीय देखेंगे कि वो नया नया ये सब कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन मतलब वो समझिए कि बुक पे लिख देते हैं और उसी को फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन ये सब चीजें पहले से ही थी। आप किसी भी किंगडम में उठा के देख लीजिए, संसद जैसी संस्था थी उसमें, और किंग फिर वहाँ पे पीएम जो है आज, या फिर जो प्रेसिडेंट है उसका काम किंग जो राजा होता था ये करता था। तो वो सिस्टम थी, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते आया। वो ब्रिटेन से ही देखेंगे कि इवॉल्व होते आया। आप देखेंगे पार्लियामेंट जो वहाँ का किंग है, तो आज भी आप देखेंगे कि किंग है, और पहले भी वहाँ पे किंग था। वही धीरे धीरे किंग से पावर लेके पार्लियामेंट को दे दी गई वहाँ पे। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश आते हैं और ब्रिटिश भी धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं, और बाद में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो यही सिस्टम को हम कंटिन्यू रख देते हैं। और जब अमेरिका आज़ाद होता है तो वो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखेगा और फिर जो चीज़ें वो देखा रहता है और अपने सूटेबल के अनुसार वो चीज़ें वहाँ पे बनाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आप देखेंगे, मतलब ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म है कि किस फॉर्म से आपको गवर्नमेंट चलानी है। यही है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये सब इतिहास से ही चली आ रही थी चीज़ें, लेकिन फिर उसको बुक पे लिख दिया गया, बहुत ऑथर आए और उसको लिख दिया, फिर वो चीज़ आपको पढ़ाई जाने लगी। वही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी पहले नहीं था, पहले भी शासन चलते थे, पहले भी जितना भी प्रशासन वाली काम होती थी वो होती थी, लेकिन फिर इसको धीरे धीरे स्ट्रक्चर वे में कर दिया है। जो किंग था उसका पावर धीरे धीरे ले लिया गया। और किंग से पावर क्यों लिया गया? क्योंकि मध्य वर्ग उभर गया, और मध्य वर्ग को क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि उसको व्यापार करना है, और व्यापार करना है तो फिर जितना भी मध्य वर्ग था वो किंग से पावर ले ली, और किंग से पावर लेके फिर वो जो मध्य वर्ग है वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है वहां पे 5 साल के लिए। 5 साल तुम काम करो, और 5 साल काम अगर सही से कर रहे हो तो फिर से दोबारा मैं चुनूंगा, अगर नहीं मेरी
मर्जी का काम कर रहा है तो फिर मैं तुम्हें हटा दूंगा। यही डेमोक्रेसी है और कुछ नहीं है। जो पब्लिक है अपना पावर किंग से लेके अपने प्रतिनिधि को दे दी है। तो अब हम यही देखेंगे इसमें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पहले हम फीचर देखेंगे आखिर में इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं एक आपको फिगर दिखाता हूँ बना के, उससे आप ज्यादातर समझ पाएंगे चीजों को। तो ये आप देख लीजिए, ये जो फिगर है मैं अभी बना रहा हूँ, तो ये जो फिगर है तो ये समझिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फिगर है, और ये जो है ये जो फिगर है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है। तो ये दो खासा सिस्टम है। तो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो 3 ऑर्गन जैसा मैंने आपको बताया था अभी कुछ पिछली लेक्चर में, वही चीज है यहाँ पे। अब ये ऑर्गन है 3। तो ये देख लीजिए कि ये है विधायिका, आप जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव है, और ये जो है ये जुडिशरी है। ये 3 जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि सेपरेशन ऑफ पावर आया, तो फिर मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया कि जो ये तीनों पावर है लॉ बनाने का और फिर लॉ को लागू करने का और जो लॉ को चेक करेगी, ये तीनों संस्था अलग अलग होगी। इसी संस्था को हमें देख रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो ये जो है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और सबसे ऊपर यहाँ पे कौन रहेगा, ये रहेंगे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर रहते हैं। और फिर यहाँ पे जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये मान लीजिए कि ये लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर में ये पूरे मेंबर ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, तो ये मेंबर है लेजिस्लेचर में, और ये जो जुडिशरी है ये बिल्कुल अलग। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही एक इसका खासा फीचर है कि ये जो अब मान लीजिए आधा इसमें से मेंबर जीत गया वो सरकार बनाएगा। तो इसका एक यही फीचर है कि आप समझिए कि जो एग्जीक्यूटिव निकलती है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका का ही अंग होती है। विधायिका में से ही कार्यपालिका निकलती है, और फिर ये छोटा सा लेके कैबिनेट इसमें बनाया जाएगा, COM जिसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM बनेगा। और इसके भी ऊपर जो रहते हैं ये सबसे ऊपर प्रेसिडेंट रहते हैं। और अब मान लीजिए जो ये कैबिनेट बनेगा इसके सबसे ऊपर होते हैं PM, और इसको ही आप लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। इसी में ये लोकसभा निचला हाउस है और अपर हाउस है राज्यसभा, यही है। दोनों में से किसी में सरकार बन सकता है। तो यही मेनली एक आप देख सकते हैं कि ये फीचर है। ये समझिए US का फीचर है, और ये हमारा इंडिया का फीचर है, इंडिया का। तो ये समझिए, मतलब ये जो पार्ट है आप समझिए, ये जो लेजिस्लेचर अलग है, तो वहाँ का जो देखिएगा विधायिका वो अलग है, और फिर यहाँ पे देखिएगा वहाँ का कार्यपालिका बिल्कुल अलग है, और जुडिशरी भी बिल्कुल अलग है। यही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और यही है ये जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें कि कार्यपालिका और विधायिका एक ही में रहती हैं। वो फर्दर उसमें क्लासिफिकेशन होता है, मतलब विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसका चुनाव अलग होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है, और यहाँ पे समझिए जुडिशरी अलग, तीनों ऑर्गन अलग होती है, लेकिन यहाँ पे तीनों ऑर्गन एक ही में आप देख रहे हैं। और सबसे ऊपर यहाँ भी प्रेसिडेंट रहता है, और यहाँ भी प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन जो एक्चुअल पावर होता है यहाँ पे PM के पास होता है, PM के पास। अब समझिए कि फिर PM के पास क्यों पावर है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो हमने अपनाया है ब्रिटिश स्ट्रक्चर को। तो वहाँ पे जो किंग है तो वो किंग हेड होता था स्टेट का, और जैसे वहाँ आप देखिएगा कि संसद और जो राजघराने थे वहाँ के, उनमें बहुत दिनों तक लड़ाई चली, और लड़ाई चली है तो धीरे धीरे जितना पावर था वो किंग से लेके पार्लियामेंट को दे दिया गया। पार्लियामेंट में एक PM को नियुक्त करके फिर देश चलाया जाता था। लेकिन उन्होंने सम्मान किंग का रखने के लिए, जो वहाँ की महारानी या फिर जो महाराजा हैं ब्रिटेन में, उनका सम्मान रखने के लिए नॉमिनल हेड उन्हीं को ही बनाए रखा। जो देश का नॉमिनल हेड है वही रहेंगे, लेकिन पावर एक्चुअल जो रहेगा वो वहाँ के PM के पास रहेगा, कि जो संसद में चुन के आता है। वही सिस्टम हमने अपनाया, तो फिर हमें एक प्रेसिडेंट पद भी बनाना पड़ा, जो कि नॉमिनल हेड है हमारे। जैसे कि वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में नॉमिनल हेड किंग है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड है। एक्चुअल पावर PM के पास है, जैसे कि ब्रिटेन में भी देखिएगा कि एक्चुअल पावर PM के पास है। तो ये जो हमारा PM है वो समझिए कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उतना ही पावरफुल है। तो ये आपने कुछ इससे समझ लिया। अब हम देखते हैं इसका फीचर देखेंगे, और फिर इस फिगर पे मैं आपको बार बार बताऊंगा भी चीज़ों को। तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होगा कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग होगी, और दूसरा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होगा कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से बिल्कुल अलग रहती है। ये आपने जान लिया। और दूसरी बात है कि जो राष्ट्रपति होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो नॉमिनल हेड होते हैं। एक्चुअल जो पावर है वो PM के पास होती है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक्चुअल पावर आप देखेंगे सरकार का भी हेड है जो वो प्रेसिडेंट ही होगा, जो कि जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, वो सरकार का भी हेड है, और जो देश है उसका भी हेड है, स्टेट का भी हेड जो बाइडेन ही है। इसमें 2 चीजें आपने समझ लिया। और तीसरी बात है कि जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। आप देखेंगे अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका जो है हमारी सरकार, जो मान लीजिए वो अपना बहुमत अगर संसद में खो देती है तो फिर वहां से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें अपोजिट आप देखेंगे, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वो विधायिका से बिल्कुल अलग है। विधायिका से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे विधायिका का बस एक ही काम है, समझिए वहाँ
पे लॉ बनाना। लेकिन ये जो हमारी सिस्टम देख रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये लॉ बनाने में भी विधायिका की मदद करती है, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका से ही आते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बिना संसद सदस्य आप MP नहीं बन सकते। यहाँ पे जो मैंने ये फिगर दिखाया था, जब तक आप संसद के सदस्य नहीं है, मान लीजिए MP नहीं है, तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सदस्य तो बिल्कुल अलग है जो यहाँ पे MP होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कार्यपालिका का आपको सदस्य बनना है तो संसद का सदस्य बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कार्यपालिका का सदस्य पार्टी चुनती है वहाँ। तो ये फीचर आपने जान लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और एक बार में अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब पूरी तरह से लेक्चर अगर आपका कंप्लीट होगा तो वो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और अब हम मेनली इसमें देखते हैं कि आखिर में प्रॉफिट क्या है इसका और फिर इसका लॉस क्या है। आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। और संसदीय प्रणाली के दोष क्या है फिर हम देखेंगे, और जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसका दोष क्या है और इसका प्रॉफिट क्या है ये आप जान लेंगे। दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। और फिर तीसरा हमें बस यही देख लेना होता है कि संसदीय प्रणाली हमने क्यों स्वीकार किया। तो मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए और अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए कि क्यों अपनाया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वे में आप नहीं पढ़ते हैं चीजों को तो वो तो पहला नंबर है कि आपको समझ में नहीं आएगी, दूसरा नंबर है कि आप वो याद नहीं कर पाएंगे। तो बस UPSC में और जो PCS भी है तो उसमें यही देखना होता है कि चीजें क्या है ये आप समझ गए, क्या है मतलब टेक्निकल जो चीजें हैं वो समझ गए, फिर उसका प्रॉफिट क्या है आपको, फिर उसका लॉस क्या है। चाहे जो दो टॉपिक है तो उसका कंपेयर कर लिए और फिर कंक्लूजन आपको पता होनी चाहिए। कंक्लूजन में आप क्या लिखें। तो पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जो इसको बहुमत होता है वही दल फिर इसमें शासन करता है। सरकार जो है ये सरकार बनाती है। जो बहुमत दल है जिसको जनता चुन के भेजती है और जो बहुमत में मतलब समझिए कि 273 सीट से ऊपर लाता है वही सरकार बनाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी माना जाता है जो बहुमत प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है। बहुमत मतलब लोग कम ही प्राप्त कर पाते हैं। तो अभी तो आप देखेंगे कि BJP अकेले अपने दम पे बहुमत प्राप्त कर ले रही है, लेकिन पहले बहुत कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी, मतलब मिल के सरकार बनाना, वहाँ पे गठबंधन आपको करना पड़ेगा तब सरकार बनती थी। तो यहाँ पे बहुमत प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर बहुमत अगर किसी को नहीं रहे पार्लियामेंट में तो समझिए उसको लॉ बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और बहुमत प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अब ये भी मानिए कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसका भी बहुत सारा फायदा है, वो तो आगे मैं बताऊंगा ही आपको। तो इसमें जो गवर्नमेंट रहती है वो पावरफुल नहीं रहती है। समझिए हमेशा पावरफुल वो इतना नहीं हो सकती है कि हर एक चीज़ अपने आप कर ले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसमें एक यही फायदा होता है। और जब भी समझिए सरकार पावरफुल होगी तो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जनता का फिर अधिकारों का हनन होता है। तो इसीलिए हमने ये सिस्टम अपनाया था। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि हमें गवर्नमेंट को कमजोर बनाना था, पावरफुल नहीं बनाना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा जो इसका प्रॉफिट होगा आपको इसके लॉस में लिख सकते हैं और इसका जो प्रॉफिट होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम का इसके लॉस में लिख सकते हैं। तो दोनों का अपोजिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक का फायदा होगा तो दूसरे का वो नुकसान होगा, क्योंकि सिस्टम दोनों अलग अलग। और ये समझिए ये प्रॉफिट भी है और ये समझिए कि ये इसका फीचर भी है। तो फीचर में मतलब जैसे कि आपके फीचर में क्या क्या है, जैसे आपका मानव शरीर है तो आप गोरे होंगे चाहे काले होंगे, चाहे आपका हाइट ज़्यादा होगा चाहे आपका हाइट छोटा होगा, आपके बाल बड़े होंगे बाल घने होंगे। तो ये आपका फीचर है। वैसे ही हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसका फीचर देख रहे हैं और जो प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है उसका फीचर देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या। फिर हम उसमें जो इसका हानि होगा, मान लीजिए अध्यक्षीय प्रणाली जो ऊपर मैंने लिखा है तो ये इसका प्रॉफिट में आप लिख सकते हैं। और फिर जो इसका लॉस है संसदीय प्रणाली का आप इसके प्रॉफिट में लिख सकते हैं, ये चीज़ें उल्टी करके। तो यही मेंस में करना होता है, ज़्यादा चीज़ें मेंस में करनी नहीं होती। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट जो फीचर वाला है इस पार्ट से समझिए, जो ये पहला स्लाइड है तो प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़्यादातर। और मेंस में आपको जो एनालिसिस वाला नीचे वाला स्लाइड है वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आप। और दूसरा जो है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होना पड़ता है। तो जो कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा ही। और इसमें होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम का देख लेते हैं फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का देखेंगे। तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एक लोगों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये सब चीजें से आप घबराएं नहीं, जो भी शब्द है ये आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जब सरकार को मतलब जब अपोजिशन को लगता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी। तो इसमें एक मंत्री के प्रति जब अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो पूरी तरह से मंत्रिपरिषद जो होगी उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ये इसके फीचर रहते हैं। इस वजह से होता क्या है, जो कार्यपालिका है ये हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, हमेशा सावधान रहती है कि कभी भी नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है ये पास ना हो जाए। अगर पास हो जाती है तो फिर वहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा और पूरी तरह से वहाँ पे सरकार जो रहती है वो कोलैप्स हो जाती है। ये आपको यहाँ पे समझना, इसका ये फीचर है। और नाम मात्र
एवं वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो नाम मात्र के कार्यपालिका है, बस नॉमिनल हेड है। जो स्टेट का कोई भी काम होगा, मतलब देश का कोई भी काम होगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, लेकिन उनको कोई पावर है नहीं, नाम से उनके होगा, लेकिन बताएगा कौन उनको? COM, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट होगा, वो बताएगा उनको कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, और उसमें वो ना भी नहीं कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन में जो किंग का पद था, उसी की वजह से हमें यहाँ पे राष्ट्रपति का पद बनाना पड़ा, क्योंकि हमने उसी का स्ट्रक्चर है जो हमने अपने देश में अपनाया है। तो वहाँ पे किंग होता था, उसी तरह हमने प्रेसिडेंट का पद यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये नॉमिनल हेड है, बस जो एक्चुअल पावर है वो PM के पास होती है। और अगला जो है ये केंद्रीय जो नेतृत्व होता है, ये प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्यकारी होता है। तो ये मैंने बताया ही आपको कि प्रेसिडेंट बस नॉमिनल हेड है, जो एक्चुअल पावर है वो PM के पास होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास है एक्चुअल पावर, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और अगला जो है ये दोहरी सदस्यता हो, जो MP होते हैं, आप समझिए जो MP चुन के जाते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, तो ये दोहरी सदस्यता मानी जाती है आपको। तो एक कार्यपालिका जो सरकार में है उसके भी सदस्य बन गए, और दूसरा है कि विधायिका के भी आप सदस्य बन गए। तो उसमें जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो ये फीचर नहीं है, आप कार्यपालिका के या तो सदस्य रहिए या फिर विधायिका के सदस्य रहिए, लेकिन इसमें आप कार्यपालिका के भी सदस्य बन रहे हैं और विधायिका का भी सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल रही है। तो MP ही जाके मिनिस्टर बनते हैं, जो कि विधायिका में सदस्य पहले बनते। और होता क्या है इसमें, अगला जो फीचर है द्विसदनीय विधायिका होती है। तो लोकसभा है निम्न सदन और तथा राज्यसभा जो उच्च सदन है द्विसदनीय विधायिका होती है। तो ये जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे आप ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है इसी तरह का है, वेस्टर्न और भी तरह के पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन हमें मेनली जो हमारा UPSC का एग्जाम होता है तो उसमें ब्रिटेन और अमेरिका का संविधान से कंपेयर करना होता है, क्योंकि अमेरिका जो है ये अच्छा एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहले आज़ाद होके उतनी सारी चीज़ें बनाई थी उसने, संविधान का भी, और फिर इतना तगड़ा स्ट्रक्चर अपना बनाया। और दूसरी बात है ब्रिटेन से इस वजह से करना होता है क्योंकि एक तो आप देखेंगे 70 से ज़्यादा वो कंट्रियों पर राज किया है, और दूसरी बात है कि ब्रिटेन का ही हमने शासन अपनाया है, इस वजह से हमें दो से कंपेयर करना होता है। और थोड़ा सा जो हमारा सेकुलर फीचर है जो कि धर्मनिरपेक्ष आप बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा हम कंपेयर फ्रांस से करेंगे वहाँ पे, तो फ्रांस से थोड़ा सा कंपेयर हमारा होता है। और अगला है जो स्वतंत्र लोक सेवा होते हैं। लोक सेवक जो होते हैं अस्थायी नियुक्त किए जाते हैं यहाँ पे, तो लोक सेवक यहाँ भी अस्थायी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अस्थायी नियुक्त नहीं किए जाते हैं। लोक सेवक जो कि आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अस्थायी नियुक्त किए जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और सभी जगह जो लोक सेवक होते हैं वो अस्थायी ही होते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन ये लोक सेवक हमेशा बने रहते हैं। तो ये फीचर आपने समझ लिया जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब हम देख लेते हैं जो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है, ये आपको जान लेना चाहिए। तो ये हम देखेंगे, अब इसमें होता है अस्थायित्व होता है, तो ये समझिए इसका प्रॉफिट भी है। जो कार्यपालिका होती है अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो जैसा मैंने बताया आपको, विधायिका और कार्यपालिका का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग है। जो बाइडेन फैसला लेंगे वो अपना फैसला, उनका पावर बिल्कुल डिवाइड है कि इस क्षेत्र में आप फैसला ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल चीजें होती हैं। जैसे कि हम अपना 3 तरह का ऑर्डर समझिए पास करते हैं, तो जो सिंपल ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूटिव अकेले ही पास कर देती है। जैसे कि आप देखेंगे कि नोटबंदी की घोषणा करनी थी, तो नोटबंदी में आप समझिए एग्जीक्यूटिव खुद आई, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, तो PM नरेंद्र मोदी जी आए और खुद से नोटबंदी घोषणा कर दी वहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी जो फैसला है, तो कुछ फैसला है जो कार्यपालिका को किसी से पूछनी नहीं है, और कुछ फैसला जैसे कि आप GST लागू करना था तो अब कार्यपालिका को विधायिका से अनुमति लेनी पड़ी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। वही चीजें यहाँ भी है, यहाँ पे भी कार्यपालिका की नीति है जो उसमें संसद क्वेश्चन नहीं कर सकती, बिल्कुल बांटा हो गया है काम को। लेकिन हमारे यहाँ पे संसद किसी भी चीज में क्वेश्चन कर सकती है कार्यपालिका से, क्योंकि कार्यपालिका भाग है बिल्कुल विधायिका। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग है और दोनों का काम भी बटा हुआ है, आप दोनों के कामों में क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगला जो इसका फीचर है और इसका फायदा भी है, जो नीति होती है इसमें निरंतरता होती है। कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करते रहती है। तो अब जो 4 साल के लिए चुन के आ गई जो कार्यपालिका है वो जल्दी नहीं टूटती है। समझिए 4 साल तो गवर्नमेंट जानी ही जानी है, तो आप वहाँ पे नहीं देखेंगे कि 4 साल से पहले ही गवर्नमेंट चली गई अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे है कि PM को कितना बार त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी देखिएगा कि विधायिका से वो अपना बहुमत खो देते हैं, और बहुमत जब खोइएगा आपको तो वहाँ पे त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। और ये जो कार्यपालिका एक बार चुन के आ गई तो इसे कार्यपालिका को विधायिका से कोई मतलब ही नहीं, इसे बहुमत सीधी नहीं करना है। लेकिन जो विधायिका है ये हटा सकती है महाभियोग द्वारा, जो कि बहुत
डिफिकल्ट है हटाना, और वो कभी पास हो नहीं पाता है वहाँ पे अमेरिका में। तो ये है कि स्टेबिलिटी रहती है सरकार की, और स्टेबिलिटी जब सरकार की रहेगी तो सरकार जो है ये अगर देश के लिए अच्छा भी डिसीजन है तो वहाँ पे ले सकती है। तो यही माना जाता है इसका फीचर जो है, ये सरकार जो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो देश के प्रति अच्छा डिसीजन ले सकती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे कि हमेशा सरकार जो रहती है वो डरी रहती है। जैसे कि अब जो कृषि कानून था, तो कृषि कानून फिर इनको रीबैक लेना पड़ा, मतलब इन्होंने उस कानून को रद्द करना पड़ा। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता समझिए, और एक बार जो वो फैसला ले लिए एग्जीक्यूटिव जो है सरकार, वो पीछे नहीं हटती, बहुत मुश्किल से पीछे हटती है। समझिए कि अगर जो देश के लिए अच्छा है तो समझिए वहाँ पे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन यहाँ पे इनको अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन में फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब की हरियाणा की जो सपोर्ट है इनको चली जाती, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुद्दे आ जाते हैं, ये माना जाता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस भी होता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। समझिएगा कि हमेशा आपको जो विधायिका है इससे अनुमति लेनी पड़ेगी, कोई भी काम करना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, कोई ट्रीटी भी साइन करना है विदेश में तो फिर जो विधायिका है लेजिस्लेचर उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये सब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कार्य बटा हुआ है, संसद का कार्य अलग है और बिल्कुल जो एग्जीक्यूटिव सरकार है प्रेसिडेंट उसका कार्य अलग है। और अगला जो है ये शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो जैसा मोंटेस्क्यू ने बताया था कि ये तीनों ऑर्गन जो है कि लॉ बनाएगा अलग इंसान, लागू अलग इंसान करेगा, और बिल्कुल जो चेक करने वाला होगा ये अलग होगा। लेकिन हम मतलब इसको बोला जाता है जो संसदीय प्रणाली है ये ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मतलब पावर को आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल रही है। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे तीनों ऑर्गन जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तीनों अलग है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि तीनों बिल्कुल अलग है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्यपालिका है ये विधायिका से ही निकल रही है। और ये आप समझिए कि इसका ये भी फायदा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, एक ये भी फायदा है जो विशेषज्ञों द्वारा शासन चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो है ये एमपी आपके पास समझिए जो 545 एमपी चुन के आ गए लोकसभा से, तो इसी में अब आपको जो सरकार में है इसी में से आपको सदस्य चुनना पड़ेगा, क्योंकि विधायिका के ही सदस्य सरकार में आ सकते हैं। जो सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट का गठन होगा तो वो विधायिका से ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं है, विधायिका से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार जो पार्टी जीत के आ गई प्रेसिडेंट की और वो सरकार बना ली, तो ये जो प्रेसिडेंट है ये समझिए कि किसी को भी अपने सरकार में सदस्य बना सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको विधायिका से ही सदस्य बनाना है, विधायिका से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो सरकार में सदस्य चाहे मिनिस्टर जो बनाना होगा, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, तो फाइनेंस मिनिस्टर है तो आपको वो संसद की सदस्य होंगी, जीत के आई होंगी तभी बन सकती है। यहाँ पे ऐसे नहीं बन सकती हैं वो सरकार में मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो जीत के आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। एक बार पार्टी जीत गई उस किसी को भी वो उठा के सदस्य बना सकते हैं अपने। जो बाइडेन है वो अपने साथ किसी को भी मंत्रालय दे सकते हैं, जैसे कि वहाँ का फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो वो किसी वैज्ञानिक को या फिर जो कोई अर्थशास्त्री हो सबसे बड़ा देश का, उसको उठा के उसमें बना देंगे तो वो एक्सपर्ट होगा इकोनॉमी। लेकिन जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं तो वो इकोनॉमी में एक्सपर्ट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और जो आपको नेता पता है तो वो कितना एक्सपर्ट होते हैं वो आपको पता ही। तो ये इसमें हो जाता है कि एक्सपर्ट लोग चुन के नहीं आ पाते हैं, लेकिन इसकी भी आलोचना उतनी नहीं की जा सकती है। जैसे कि एक्सपर्ट के लिए फिर हमने जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं तो वो सेक्रेटरी बनते हैं और सेक्रेटरी ही फिर सुझाव देते हैं मंत्रियों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेक्रेटरी बने या ना, ये लोग जो है ये खुद से एक्सपर्ट को नियुक्त करके वहाँ पे शासन प्रशासन का काम ले सकते हैं। और अगला जो है ये राजनीतिक का अपराधीकरण नहीं होता है। तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं चुनाव में लोकप्रियता के लिए धन बल बाहुबल आधार पर नहीं करते हैं। तो अब ये समझना होगा, जो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे तो ये फिर चुनाव जीतने के लिए इसमें क्या क्या नहीं किया जाता है। और यही सब चीज़ों के लिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये पहले से देख चुका था, इसी वजह से ये बिल्कुल अलग कर देते हैं। और पार्टी का चुनाव होता है, वहाँ पे सदस्यों का चुनाव नहीं होता। जो प्रेसिडेंशियल चुनाव आप देखेंगे तो वहाँ पे पार्टी को चुना जाता है और फिर पार्टी जो प्रेसिडेंट है उसको चुनती है। तो वहाँ पे फिर धांधली का आप देखेंगे कि कम चांस बनता है, धांधली का कम चांस बनता है, क्योंकि इंडिविजुअल को नहीं चुन के लाया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल को चुन के एमपी को बनाना है, और एमपी मतलब कि चुनाव जीतने के लिए जो भी काम होते हैं वो करते हैं, पैसा खिलाना, भ्रष्टाचार करना। और फिर जो पार्टी भी है समझिए कि एमपी को जिताने के लिए उसी लोगों को टिकट देती है जिसका नाम हो, वहाँ पे गुंडा हो, बाहुबल हो, जिससे लोग डरते हों, और लोग भी उसी को वोट देते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटी आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे ये चीजें आएंगी कि कैसे क्रिमिनल एंटर होते जा रहे हैं संसद में। और फिर वो जब क्रिमिनल आएंगे संसद में तो वो लॉ भी उसी तरह के बनाएंगे जिससे उनकी फिर सजा कम हो सके। या फिर वो जो एक बार सांसद जो बन जाता है वो समझिए उसके ऊपर जितने भी केस रहते हैं उसको
हटवा लेता है। ये चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अवॉइड होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली में इसको आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे पार्टियां जीतने के लिए वहाँ पे उसी को टिकट देती हैं जो कि बाहुबल हो, गुंडा हो, और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय होता है। तो राष्ट्रपति और उनकी कार्यपालिका होती है, ये राजनीतिक जो दबाव होता है और गठबंधन जैसे धर्म आदि जैसी बाधाओं से मुक्त रहते हैं। तो अब समझिए जो एक बार सरकार बन गया उसको धर्म वर्म से मतलब नहीं रहता, और वहाँ पे ये भी है कि प्रेसिडेंट अब 2 टर्म से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ये फायदा हो जाता है वहाँ पे कि जो कार्यपालिका होती है वो कुछ भी ज़्यादा धर्म वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती है। ज़्यादातर गठबंधन की सरकार तो बनती ही नहीं है क्योंकि 2 दल है वहाँ पे। तो यहाँ पे है कि अब हमेशा देखिएगा कि जो कार्यपालिका है हमेशा वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का चीज़ें करते रहती है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे नहीं। तो समझिए कि वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी है, मतलब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है यही इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। एक बार सरकार चुन के आ गई तो वो जल्दी नहीं जा सकती, और जल्दी नहीं जा सकती तो फिर जो देश के लिए अच्छा फैसला होता है वो लेती है। लेकिन यहाँ पे होता है सरकार को जाने का खतरा होता है, हमेशा सरकार डरी रहती है कि विधायिका में उसका बहुमत ही ना चला जाए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, और इसका जो फायदा होगा समझिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फायदा होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का हानि होगा, और जो हानि मतलब जो उसका डिसएडवांटेज है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का वो इसका एडवांटेज होगा। तो जब भी एडवांटेज पूछे तो आपको यहाँ से ये घुमा के चीजें सीधे इसमें लिख देंगे, जब भी इसका एडवांटेज पूछे तो ये वाला एडवांटेज इधर लिख देंगे इसको। बस आपको यही करना है और चीजें कुछ नहीं करनी इसमें। तो अब देख लेते हैं हम धीरे धीरे क्या क्या इसमें दिया गया है। वो एडवांटेज आप जान लेंगे तो बस आपका खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें दोष क्या है। यही आप दोष जान लेंगे तो बस आपका ये सिलेबस खत्म होगा। और बस थोड़ा सा एक ये होगा कि संसदीय व्यवस्था हमने क्यों स्वीकार किया, ये आपको मैं यहीं पे बता दूंगा, बस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो पहला है कि इसमें दोष अस्थायित्व नहीं होती है। जो मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसमें यही होता है कि अगर कभी भी आप लोकसभा में जो पार्टी है रूलिंग पार्टी अगर लोकसभा में बहुमत जैसे खोती है, जो कि पॉपुलर हाउस होता है उसमें बहुमत खोते हैं, इनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है। तो यही इसमें माना जाता है सबसे बड़ा कि इसमें अस्थायित्व नहीं होती है। इसमें यही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप मानिए कि जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, और जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो वो जो कंट्री के लिए मान लीजिए जो सबसे बड़ा फैसला है वो नहीं ले पाती है। तो आप यही देखेंगे कि हमेशा जो फैसला है बड़ा नहीं ले पाती अगर कोलिशन गवर्नमेंट रहती है उसमें, अगर गठबंधन की सरकार, क्योंकि उसमें हमेशा उसको डर बना रहता है कि कभी भी जो पार्टी उसको सपोर्ट की है वो अपना सपोर्ट ले ले, फिर मेरी सरकार चली जाएगी, और सरकार चली जाएगी तो उसके लिए वो पार्टी हर एक चीज़ें करने को तैयार रहती है जिससे उसकी सरकार ना जाए, वो देश के लिए फिर अच्छा हो या ना हो, इसमें यही रहती है। और इसी में आप ये देखेंगे इसका ये एडवांटेज हो जाएगा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्योंकि उसमें सरकार जाने का खतरा बहुत कम है, मतलब ना मात्र का खतरा है। एक बार जब गवर्नमेंट बन गई, समझिए एक बार प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन, तो बहुत रेयर केस में वो प्रेसिडेंट से हट सकते हैं अपने पद से, बाकी वो कभी नहीं हट सकते हैं। तो ये इसमें एडवांटेज हो जाता है, आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरा है कि डिसएडवांटेज पार्लियामेंट्री सिस्टम का नीतिगत निरंतरता का अभाव होता है। शासन की जो प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी क्यों होगी अब आपको ये समझना चाहिए। अस्थायी इस वजह से होगी क्योंकि गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है, और बार बार जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसी बिल्कुल चेंज होती है। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी जो पॉलिसी लाएगी वो बिल्कुल कांग्रेस ऑपोजिट लाती है। जो चीज़ें वो करना चाहेंगे फिर उसको ये चेंज करना चाहेंगे, उस चाहे जो उन्होंने कर दिया है अपना ये क्रेडिट लेना चाहेंगे, ये चीज़ें चलती है। चाहे आप फॉरेन पॉलिसी में भी चेंज देख सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस आएगी तो आप देखेंगे कि इजराइल से हमारा संबंध उतना नहीं अच्छा रहता है, लेकिन जब भी बीजेपी आएगी पार्टी में तो आप देखिएगा कि इजराइल से हमारे संबंध नज़दीक आने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती है, तो नीति मतलब एक डायरेक्शन में नहीं रहती है क्योंकि सरकार बार बार यहाँ पे चेंज हो रही है। वो सिस्टम वहाँ पे नहीं है, चेंज नहीं है। 4 साल के लिए जो पार्टी आई है वो एक डायरेक्शन में ही काम करती रहेगी। और अगला जो डिसएडवांटेज है इसका, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं है। जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है तो स्पष्ट इसमें कहाँ डिवीजन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया। तो आप देख ही रहे हैं कि जो कार्यपालिका है वो तो विधायिका से निकल रही है, तो इसमें शक्ति का पृथक्करण कहाँ होगा। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि शक्ति बिल्कुल तीनों अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, तब जाके जो जनता का शोषण नहीं हो पाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं तो ये तो विधायिका से ही कार्यपालिका यहाँ पे निकल रही है। तो ये चीज़ें इसमें बोला जाता है कि शक्ति पृथक्करण का ट्रू जो सिस्टम है ये नहीं अपनाया गया है यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसा मैंने आपको दिखाया था तीनों बिल्कुल अलग अलग है, तो इसमें ये बोला जाता है। और अगला है
अकुशल व्यक्ति द्वारा भी शासन इसमें चलाया जाता है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इसमें ये भी बोला जाता है जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो लोकप्रियता के आधार पे आते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब एक्सपर्ट हैं तब बुलाया जाए इसमें। जैसा मैंने बताया कि कार्यपालिका के सदस्य वही बन सकते हैं जो कि विधायिका में चुन के आएंगे, और विधायिका में चुन के आएंगे तभी सदस्य बन सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीजें आप नहीं देखेंगे। जो प्रेसिडेंट होता है वो कहीं से भी सदस्य उठा के अपने एग्जीक्यूटिव में बना सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ये गठन हो रही है इसमें आपको यहीं से सदस्य बुलाना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट का सदस्य होगा वही मंत्री बन सकता है। तो इसमें यही होता है कि अनुभव का अभाव होता है। जो लोकप्रियता के आधार पे नेता को चुना जाता है। तो आपने देखा ही है कि हमेशा लोकप्रियता के आधार पे टिकट भी मिलता है और लोकप्रियता के आधार पे वो जीत के भी आते हैं। अब वहाँ पे पढ़ा लिखा है तो ये नहीं है कि उसी को लोग वोट देंगे। जो लोकप्रिय है उसी को वोट मिलता है और फिर वो जाके जीतता है वहाँ पे। तो यही इसमें होता है कि अकुशल जो सदस्य होते हैं वो लोकप्रिय बन के आ जाते हैं तो वो फिर पॉलिसी भी उसी अनुसार बनाएंगे। किसी भी नेता को लगभग आप देख लीजिए अप्रोक्स 80% जो लीडर है उनको सही से स्टेटमेंट भी देने नहीं आता। किस स्टेटमेंट से कैसा समाज पे प्रभाव जा सकता है, चाहे दंगा भड़क सकती है, तो वो नहीं दे पाते हैं वैसा सही से। तो ये जितना मैं इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आप एडवांटेज में लिखेंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और अगला जो है ये गठबंधन की राजनीति होती है। तो जैसा मैंने बताया कि गठबंधन की राजनीति हो गई है क्योंकि हमेशा सरकार को बहुमत आता ही नहीं है। इसमें बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं लोकसभा का चुनाव। और आप जब 90 का दशक देखेंगे 90 का उसमें बहुत सारी गठबंधन की सरकार बनी है और उससे पहले भी बहुत गठबंधन की सरकार बनी है। अभी आप देख रहे हैं कि दो टर्म के लिए बीजेपी की फुल बहुमत आ रही है। लेकिन उसके पहले हमेशा कोaliशन गवर्नमेंट बनती थी, गठबंधन होता था। और जब भी गठबंधन होगा तो उसमें आपको सभी का सुनना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे जो पॉलिसी है वो देश के लिए अच्छी हो ऐसा नहीं है कि वो लोग ले पाएंगे फैसला, क्योंकि उसमें सभी लोगों को खुश करनी है और जो पार्टियां है उसको खुश करनी है और पार्टियां को जनता को खुश करना पड़ता है। तो ये चीजें चलती है, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, देश के लिए अच्छा पॉलिसी बने या ना बने। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और अगला जो है इसका डिसएडवांटेज तो राजनीति का अपराधीकरण जो मैंने ऊपर बताया। अपराधिक लोग कार्यपालिका में एंटर करते हैं तो अपराधी लोग ही अधिकतर देखेंगे कि आप कार्यपालिका में वो एंटर करते हैं क्योंकि उन्हीं को टिकट दिया जाता है और वो जीतते भी हैं। तो इस वजह से पार्टी तो टिकट देगी ही। जनता का जैसा मतलब मन रहता है वैसे ही पार्टी को करना होता है। डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि सरकार वही चीजें करती है जो जनता का मन होता है। अगर जनता जिता रही है उसको अपराधियों को तो फिर वो उसको टिकट देगी ही। ये डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें फिर ये एडवांटेज में आप लिखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो अब हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो इसमें जो होता है उत्तरदायित्व जो मैकेनिज्म होता है उत्तरदायित्व कम होता है। कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो अब कार्यपालिका को विधायिका नहीं रोक सकती, जो उसका काम है उसके लिए नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ पे है अब यही चीजें इसमें एडवांटेज में आ जाता है कि विधायिका हमेशा कार्यपालिका को नियंत्रण करके रखती है, जो कि हमें जरूरत थी। इस वजह से हमने ये सिस्टम अपनाया क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश हमेशा से शोषण करते आ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि एक इंसान के हाथ में पूरी तरह से पावर आ जाए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया ताकि पीएम जो है और मंत्री परिषद है उस पर हमेशा लगाम लगा के रखा जा सके। तो उसको हमेशा बार बार देखेंगे संसद में बहुमत सिद्ध करनी पड़ जाएगी। अगर वो अपने मन का करते हैं तो उनकी पार्टी खुद सपोर्ट छोड़ देती है, फिर सरकार चली जाती है उसमें। तो ये फायदा यहाँ पे हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन यही डिसएडवांटेज है आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट को आप नहीं रोक सकते किसी भी काम के लिए जो उसका काम है, क्योंकि वो उत्तरदायी है ही नहीं विधायिका के प्रति। जो वहाँ की संसद है उसके प्रति प्रेसिडेंट को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। और अगला है कि निरंकुशता की संभावना होती है। कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसमें यही माना जाता है कि डिक्टेटरशिप आ जाता है। और हमें यही डर था कि फिर से जो हमारा आज़ादी मिली है, हमने संविधान बनाया, डेमोक्रेसी लाई, तो फिर से हम मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो कि एक ही हाथों में पावर चला जाए। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे आप देखिएगा जो बाइडेन है उनके पास बहुत पावर है यहाँ। ये चीज़ें हम नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अपनाया क्योंकि हमें अपनी आज़ादी को बचाए रखना था, हमें डेमोक्रेसी में जीना था। क्योंकि इतना बड़ा जो देश है हमारा तो डाइवर्सिटी बहुत है तो आपको डेमोक्रेसी यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। डिक्टेटरशिप आपने देखा है, अगर एंशिएंट इंडिया प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें कितना बार फ्यूडलिज्म हमारे यहाँ फैला है। हमेशा जो बड़ा साम्राज्य बनता था और वो टूट जाता था क्योंकि जनता को पसंद नहीं है साथ में रहना। और यहाँ पे हमने जनता को जोड़ के रखा है क्योंकि हमने पावर काफी कंट्रोल करके रखा है। एक हाथों में पावर है ही नहीं तो उसमें लोग फिर सपोर्ट भी करते हैं, ये चीजें हैं। लेकिन ये चीजें यहाँ पे नहीं। और अगला है कि शासन में व्यापकता का अभाव होता है। कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज माना जाता है। और एडवांटेज है समझिए हमारे सिस्टम का, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, कि शासन में अब सभी लोग भाग नहीं ले पाते हैं। और इसमें है कि शासन में अब सभी क्षेत्र से लोग भाग ले पाते हैं। अब जैसे मानिए कि जो ये संसद का हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का जो चुनाव होगा तो ये पूरा देश से सदस्य इसमें चुन के आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह से आएंगे, लेकिन इसमें नहीं होता है। उसमें बस संसद में ही आएंगे
लेकिन जो कार्यपालिका आप समझिए जो एग्जीक्यूटिव बनती है उसमें देश से सदस्य आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट को चुनेगा जो कार्यपालिका का जो पार्टी होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कि अब आपको इसी में से लिमिट में से चुनना है संसद के सदस्य को, संसद सदस्य में से। तो अब ये संसद सदस्य में आपको पता है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है, और फिर जो सरकार बनेगी तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से मिलकर बनती है। तो अब माना जाता है कि सरकार में भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका में देश का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चुने हुए सदस्य को चुनता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट होता है उसमें वही सदस्य को चुना जाएगा जो एक्सपर्ट हो। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। हमारे सिस्टम का एडवांटेज है और इस सिस्टम का डिसएडवांटेज है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और अगला जो है ये समझिए विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में टकराव रहता है हमेशा। समझिए कि यहाँ पे हमेशा विधायिका और जो कार्यपालिका है उसमें टकराव रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे टकराव कम रहता है। क्यों कम रहता है कि समझिए कि अब जो लॉ भी बनाना होगा अगर आपके यहाँ पे, तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर ही लॉ बनाती है। लेकिन यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप देखेंगे अमेरिका में, तो यहाँ पे लॉ बनाने का काम बिल्कुल है जो वो विधायिका का है। विधायिका संसद ही लॉ बनाएगी और कार्यपालिका का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। तो जब लॉ का इनको ज़रूरत भी होता है तो ये लोग मांग करते हैं, ये नहीं कि जाके खुद से बनाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में मोदी जी की सरकार है तो वो खुद लॉ बनाने का पहले इनिशिएटिव उठा सकते हैं, उसके बाद जो विधायिका है उसमें वोटिंग होगी। तो इसमें दोनों लोग मिल के, कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल के लॉ बना रहा है, तो फिर लॉ को लागू भी ये लोग सही से करते हैं, क्योंकि दोनों लोग मिला के बनाया है। तो लॉ फिर वो अच्छा से लागू करेगा, नहीं तो लॉ बनाया है तो इनकी ही आलोचना होगी कि कैसा लॉ बनाया, कि इनका उससे जो अचीवमेंट पाना था वो पा ही नहीं पाए। तो यहाँ पे इनकी आलोचना होने लगेगी, लेकिन वहाँ पे आलोचना होगी ही नहीं उसका, क्योंकि वो तो कार्यपालिका मतलब अलग है बिल्कुल, उसने तो लॉ बनाया ही नहीं है। लॉ के लिए वो हमेशा मांग करते हैं विधायिका से। जैसा कि आपने देखा होगा कि गन कानून के लिए बराक ओबामा थे तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया विधायिका से कि एक लॉ बना दो जिससे कि ये जो गन रखा जाता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, आप गन रख सकते हैं। और गन रख सकते हैं तो आप देखिएगा कि 20-20 लोगों को एक साथ मार दिया जाता है वहाँ पे। स्कूल में जो बच्चे होते हैं गन लेके जाते हैं। तो फिर उन्होंने लॉ की मांग की विधायिका से, लेकिन लॉ नहीं बन पाया वहाँ पे। मतलब समझिए कि प्रेसिडेंट का बात नहीं मान पाया लोग। लेकिन यहाँ पे अगर रहते तो अगर मोदी जी को ऐसी लॉ की ज़रूरत है तो वो खुद इनिशिएटिव उठा सकते हैं पार्लियामेंट में, फिर वोटिंग होगी, इनकी मेजोरिटी भी होती है, पास भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे नहीं पास हुई, अभी तक पास नहीं हुई है, और वो लोग बार बार मांग करते हैं कानून की, लेकिन नहीं कानून बन रहा है। तो यही समझना होगा आपको कि वहाँ पे डेडलॉक हो जाता है। यहाँ पे लॉ बनाना ईजी है, और यही आगे वाला पॉइंट है, कानून बनाना आसान नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट चाहे तो कानून नहीं बना सकता है, वहाँ पे कानून विधायिका बनाएगी और विधायिका में उनका बहुमत होता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे कानून जल्दी बन जाता है, तो फिर ये सही भी है देश के लिए, क्योंकि कानून की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा देश को चलाना है आपको, तो जगह जगह पे कानून चाहिए। और वहाँ पे आप देखिएगा तो अमेंडमेंट भी ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। लगभग समझिए कि बहुत माइनर अमेंडमेंट हुआ है। हमारे यहाँ पे इतना अमेंडमेंट हो चुका है, 125-30 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ पे 7-8 अभी अमेंडमेंट हुआ हो, जबकि उनका संविधान समझिए कि 250 साल पहले लागू हुआ हो। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से हमने अपनाया है यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो इसका एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, जो इसका डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज हो जाएगा। ये आप उल्टा करके लिख सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो अगला चीज़ है कि हमने क्यों अपनाया इसको। मेन हमें ये जानना है कि आखिर में हम लोग क्यों अपनाया। देख रहे हैं कि ज़्यादातर एडवांटेज तो इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट है, एक्सपर्ट लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर हमने ये क्यों अपनाया, ये कारण आपको बताना पड़ेगा। तो यही हम इसमें देखेंगे कि आखिर में कारण क्या थे हमारे संसदीय प्रणाली को अपनाने के लिए। तो पहला नंबर है कि व्यवस्था से निकटता, संसदीय व्यवस्था से परिचित थे। तो अब यही जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, तो ये पहले से ही हम देखते आ रहे थे। समझिए कि जो ब्रिटिश आए थे तो वही सिस्टम है यहाँ पे लागू किया, संसद भी उन्होंने बनाया, बाई कैमरल सिस्टम भी बनाया। तो ये चीज़ें फिर हम पहले से जानते थे, और पहले से जानते थे तो फिर हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि लोग भी इसको जान चुके थे। अब लोगों को फिर से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बताओ, और लोग भी वहाँ पे उतने शिक्षित थे नहीं कि वो इतना जल्दी समझ जाते। तो इसीलिए हमने यही सिस्टम को कंटिन्यू रहने दिया। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर एक बार में हमारा इवॉल्व हुआ नहीं है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, और फिर बाद में हमने उसको पूरी तरह से लिख लिया, एक जगह पे व्यवस्थित कर लिया चीज़ों को। तो वही थी कि अब संविधान भी हमारा उसी तरह स्ट्रक्चर लिखा गया था जैसा कि ये सिस्टम थी पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर वो व्यवस्था जो चलती आ रही थी तो पब्लिक भी जानती थी, और फिर वही सिस्टम सभी जगह स्टेबल हो गए थे। तो फिर हमने यही सिस्टम कंटिन्यू रहने दिया, कुछ इसमें फेरबदल किया, सुधार किया, और इसी को कंटिन्यू हमने रख लिया। और दूसरी बात है कि उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवस्था है ये। तो उत्तरदायित्व
और वो जवाबदेही के सिद्धांत का इसमें समावेशन होता है। तो अब इसमें जो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैकेनिज्म है ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमेशा कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव उसको लेजिस्लेचर विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना है। तो इस वजह से हमने अपनाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फिर से डिक्टेटरशिप यहाँ पे स्थापित हो और एक इंसान के पावर में शक्ति चली जाए। तो आप देखेंगे जहाँ पे भी एक इंसानों के हाथ में ज़्यादातर पावर गई है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिक्टेटरशिप लागू हुआ है। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि सैनिक शासन लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा पावर होती है वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ही समझिए कि सैनिक का सुप्रीम कमांडर होता है, तो वो डिक्टेटरशिप लागू कर देता है। तो अमेरिका में नहीं होता क्योंकि देश भी बड़ा है और समझिए कि वहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं, तो इस वजह से वहाँ डिक्टेटरशिप लागू नहीं होता। लेकिन बाकी कंट्री में आप देखिए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिक्टेटरशिप लागू हो जाता है। वहाँ पे सुप्रीम कमांडर वही होता है जो कि सेना का भी होता है, और यहाँ पे पीएम भी है पावर में और प्रेसिडेंट को भी कुछ पावर है, समझिए कुछ तो है, नॉमिनल हेड है लेकिन कुछ पावर है वहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं लागू हो सकती है और हम ये देना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने ये सिस्टम को अपनाया था कि हमेशा जो पीएम है उन पर कंट्रोल में रखा जा सके जो पीएम है। और फिर अगला जो था ये विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अब दोनों लोग मिल के जनता के लिए काम करते हैं, काम तो उसमें भी करता है लेकिन इसमें सामंजस्य मिल के आपको काम करना है। तो मिल के काम करना है तो कंपटीशन इसमें कम हो पाता है, और उसमें जो होती है कंपटीशन होती है, जैसे कि मान लीजिए विधायिका कोई कानून बनाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और फिर जो बाइडेन को दे दे कानून बना के, तो वो लागू करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके मर्जी से कानून नहीं बना होगा तो वो क्यों लागू करें। और इसमें यही होता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल के कानून बनाती है, तो कानून को फिर कार्यपालिका लागू भी अच्छे से करती है क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व है। अगर नहीं अच्छे से लागू करेंगी तो फिर इन्हीं की आलोचना होगी। तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम माना जाता है कि जनता के प्रति ये लोग ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, तो ये यहाँ पे फायदा हो जाए। और अगला जो है भारतीय समाज की प्रवृत्ति, सर्वाधिक विविधता वाला देश है। तो अब समझिए कि सबसे डाइवर्सिटी यहीं पे है, और डाइवर्सिटी है तो सबका प्रतिनिधित्व भी हो सके वहाँ पे सरकार में। तो जो सब लोग संसद में चुन के जाते हैं और फिर संसद से ही सीएम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कैबिनेट का गठन होता है वहाँ पे, तो सबका प्रतिनिधित्व लगभग सरकार में आ ही जाता है। मानिए उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट मतलब सबका प्रतिनिधित्व आ जाता है। और डाइवर्सिटी चाहिए तो मतलब सरकार उतनी पावरफुल ना हो सके, यहाँ पे जनता की आवाज़ सुनाना है सरकार को और हमेशा उनको सुनना चाहिए। इस वजह से ये सिस्टम अपनाया गया, हमेशा उनको मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल करके रखती है। वो आपको मैं टूल्स बताऊंगा जब वहाँ पे कि कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे जब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे और संसद के बारे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में। और अगला है गठबंधन सरकार, ताकि फैसला लेना एक हाथों में ना रह सके। तो अब यही है गठबंधन सरकार, इसमें हमेशा बनती है किसी भी पार्टी की। आप देखेंगे मेजोरिटी बहुत रेयर केस में आ पाती है, अभी आ रही है तो समझिए आ रही है, लेकिन हमेशा गठबंधन की ही सरकार हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बनी। और गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या होगा, जो पार्टी आपको सपोर्ट की है उसकी बात सुननी पड़ेगी, तो यहाँ पे जनता का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब जनता की बात सुनी जाएगी। यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं आएगी, एक हाथों में पावर नहीं आ पाएगी। इसी वजह से हमने ये सिस्टम अपनाया है, क्योंकि हमें सभी मतलब लोगों का बात सुनाना था और एक हाथों में पावर ना जाए, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और अगला है शिक्षा कम थी और मीडिया जागरूकता भी नहीं थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए शिक्षा भी उस टाइम कम थी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इलेक्शन होता है तो उसमें भी टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। संसद का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव वहाँ पे होगा, जो फेडरल सिस्टम उन्होंने अपनाया है, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वो भी अलग तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे आप सीधे मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे, मतलब समझिए कि बीजेपी के नाम पे। यहाँ पे उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं है। और जब हम देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो उस टाइम उतना शिक्षा थी नहीं, अभी भी उतना नहीं है। समझिए कि अभी भी ऐसे तैसे वोट पड़ते रहते हैं, जहाँ नहीं देना चाहिए लोग वोट डालते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो अब शिक्षा कम थी और मीडिया भी उतना जागरूक नहीं थी। तो पहले तो टेक्नोलॉजी उतनी थी ही नहीं कि मीडिया रहेगी, अब मीडिया थोड़ा जागरूक हुई है। और वो भी जागरूक क्या हुई है आप देखिए, तो वो चीज़ें हैं। फिर मीडिया की बहुत आवश्यकता होती है। वहाँ पे आप देखिएगा प्रेसिडेंट को बार बार आके मीडिया में जवाब देना पड़ता है हर एक चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे आप मोदी जी को कभी ज़्यादातर इंटरव्यू या फिर जवाब देते नहीं सुनेंगे, बस भाषण देते सुनेंगे। भाषण वो मतलब होता है कि जनता से इंटरेक्ट किया जाता है, लेकिन मीडिया फिर वहाँ पे सवाल हमेशा आप देखिए कि जो बाइडेन से सवाल पूछा जाता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप भी थे तो उनसे सवाल पूछा जाता था। तो मीडिया हमेशा मतलब कि एग्जीक्यूटिव को मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल बनाती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे संसद बनाती है, वहाँ पे मीडिया बनाती है, और लोग भी बहुत शिक्षित होते हैं। और अगला जो है ये लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जरूरी था। तो लोकतंत्र तो बहुत दिनों बाद मिला था लोगों को, और लोकतंत्र उस टाइम ये सब चीज़ें नई नई थी, और नई नई थी तो फिर इसको बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो फिर बनाए रखने के लिए हमेशा जो सरकार है चाहे एग्जीक्यूटिव जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना था। इस वजह से हमने ये सिस्टम को अपनाया था कि लोकतंत्र फिर हाथ से ना चला जाए। हाथ से मतलब लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझ इतना डाइवर्स ये मतलब कंट्री है, समझिए इतनी लैंग्वेज, इतने तरह के लोग, इतनी जाति व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर
डाइवर्सिटी में हमारी एकता भी है, ऐसा नहीं है कि एकता बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। तो वो चीज़ें हैं, तो फिर इसको डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए ये सिस्टम इम्पोर्टेंट था, फिर इसकी वजह से हमने ये सिस्टम को अपनाया। और ये भी मतलब आप लिख सकते हैं जो फ़ायदा वो चीज़ें हैं उसमें, वही फ़ायदा आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फ़ायदा मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो फ़ायदा भी लिख देंगे तो यही चीज़ आएगी। यहाँ पे डेडलॉक ना हो, जो कार्यपालिका और विधायिका है उसमें, मतलब लॉ के लिए हमेशा डेडलॉक हो जाता है। कार्यपालिका मांगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लॉ तो फिर विधायिका दे ही ना, उसको मन नहीं है, ये सब हम नहीं चाहते थे। इसी वजह से हमने ये सिस्टम अपनाया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से समझिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम थी और पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्लास हुई, एक एक चीज़ों को आप समझ गए, टेक्निकल जो चीज़ें थी वो भी समझ गए और इसका प्रो और कॉन्स का है ये भी समझ गए। तो टोटल चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। तो अब हम यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक टॉपिक ये भी है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हमने किया थोड़ा सा अमेरिकन संविधान से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी देख लेना चाहिए कि हमारा जो संसदीय व्यवस्था है ये कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे हमारा संसदीय व्यवस्था कैसे डिफरेंट है। कि आपने अमेरिकन सिस्टम को देख लिया और हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम अपनाया तो वो ब्रिटेन से ही देख के अपनाया है, तो वही चीज़ें फिर आपको समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम हमने अपना लिया है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में है वो चीज़ें हमने नहीं अपनाई है, कुछ हम चेंज करके अपनाए हैं, तो वही चीज़ें आप यहाँ पे जान लेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पहला इसमें यही है कि जो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है तो वहाँ पे राजशाही का शासन चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ये गणतंत्रीय पद्धति को हमने अपनाया है। अर्थात जो भारत का प्रमुख होगा राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का जो राज्य प्रमुख होता है राजा या रानी वो आनुवंशिक होता है, मोनार्कियल सिस्टम है। तो वहाँ पे जो किंग होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब लेक्चर मैंने शुरू किया था, तो वहाँ का जो किंग होता था उसी पद को बनाए रखने के लिए फिर वहाँ पे वो लोग किंग का इज्जत करते थे। मतलब समझिए कि किंग को पूरी तरह से मत हटा दो, किंग के नाम पे ही वो हर एक काम करते हैं। इस वजह से उन्होंने किंग के पावर को तो ले लिया, लेकिन नॉमिनल हेड उन्होंने स्टेट का जो है पूरी तरह से देश का किंग को ही रहने दिया, मोनार्क सिस्टम ही रहने दिया। मोनार्क मतलब राजा होता है, तो यही सिस्टम उन्होंने रहने दिया। लेकिन जब हमने अपनाया तो अब वही पद्धति हमने अपनाया, तो वहाँ पे जो किंग नॉमिनल हेड होता था स्टेट का, वैसे ही हमें भी एक यहाँ पे पद बनाना था, तो फिर हमने वो पद प्रेसिडेंट का बना दिया। लेकिन अब हमारे यहाँ तो कोई आनुवंशिक राजा रानी चलते आ नहीं रहे थे, तो अब हमें क्या करना था कि प्रेसिडेंट को चुनना पड़ता। तो इसी वजह से हमने निर्वाचन पद्धति भी अपनाई है। और निर्वाचन पद्धति में समझिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का, जनता के प्रतिनिधि ही उनको वोट करते हैं। जो MP MLA होते हैं, आप MP MLA को वोट किए और MP MLA फिर निर्वाचन होके आए और वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो वहाँ पे जो नॉमिनल हेड है वो समझिए कि वंशानुगत है, और ये हमने रिपब्लिक सिस्टम अपनाया। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि हमेशा सुनते भी होंगे कि भारत जो है ये रिपब्लिक है, और वो जो है वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्कियल सिस्टम को अपनाते हैं। किंग और जो किंग है वो हेरोडेटरी आते हैं, मतलब वंशज ही उनके आते हैं। और यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका चुनाव होता है। और जो जैसा PM का वहाँ पे पावर है, जो जैसे बोरिस जॉनसन थे वैसे ही हमारे यहाँ पे मोदी जी हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ का। और अगला जो डिफरेंस है यहाँ पे, ब्रिटेन में जो है ये संसद सबसे ऊपर है, मानिए संसद सबसे सर्वोच्च है, संप्रभु है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है और न्यायपालिका समीक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ पे वहाँ पे आप देखिए कि संसद सबसे पावरफुल है, वहाँ पे न्यायपालिका उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे पावरफुल बॉडी किसको देखेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ही ब्रांच समझिए हाई कोर्ट है। तो ये यहाँ पे पावरफुल बॉडी अब वहाँ पे आप देखेंगे कि संसद है, संसद के आगे मतलब कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी किसके अंडर काम करती है, वो संविधान के अंदर काम करती है। तो लिखित संविधान है, तो संविधान सबसे पावरफुल है, वहाँ पे संसद सबसे पावरफुल है। वहाँ पे अलिखित संविधान है और यहाँ पे लिखित संविधान है। और लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, तो सबसे ऊपर संविधान है और संविधान का लागू करने का काम होता है कोर्ट का। तो कोर्ट भी सबसे पावरफुल है यहाँ पे। अब ये भी आपको बात समझना पड़ेगा। वहाँ पे जो पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट जो कहेगी वही होगा, उतना फैसले को नहीं रोक सकता वहाँ पे जो कोर्ट, क्योंकि लिखित संविधान है नहीं, उतना चीज़ें हैं नहीं जितना कि यहाँ पे चीज़ें हैं। और अगला जो है जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है हाउस ऑफ कॉमर्स का, उसको सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा है तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमर्स है, और जैसे यहाँ पे राज्यसभा है तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, तो ये है। तो वहाँ पे जो
निचला सदन है तो उसका ही सदस्य होना अनिवार्य है जो पीएम है वहाँ पे, जबकि यहाँ पे है प्रधानमंत्री, दोनों में से किसी भी सदन से आ सकता है, जैसे लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं। तो राज्यसभा से आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही पीएम बने थे, तो ये चीजें थी यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं ये डिफरेंस है हमारे यहाँ। वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमर्स है वहाँ से ही पीएम बनेगा, लोकसभा यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगला जो है ये समझिए कि सामान्यतः जो ब्रिटेन में है तो ये सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, अगर वो संसद सदस्य नहीं है तब भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जबकि भारत में ये व्यवस्था नहीं है, संसदीय व्यवस्था। इसमें तो अधिकतम आप 6 महीने तक ही रह सकते हैं, अगर 6 महीने तक फिर आप मंत्री, अगर आपको संसद की सदस्यता नहीं मिलती है तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ये सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। तो ये आपने कुछ डिफरेंस जान लिया। और एक डिफरेंस और भी है, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ, तो ये समझाने वाला चीज है। तो ये मान लीजिए जैसे हमारा संसद, और ये मान लीजिए जो ब्रिटेन का संसद है, तो अब इसमें भी 2 हाउस है और इसमें भी 2 हाउस, तो ये हमारा हो गया राज्यसभा और ये हमारा हो गया लोकसभा। और यहीं पे आप देखिएगा ये जो है तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे निचला जो सदन है जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है तो ये हाउस ऑफ कॉमर्स। तो ये 2 सदन है, आप देख लिए यहाँ पे। और इसमें जो हमने राज्यसभा बनाया है, ये सदन जो हमारा राज्यसभा, तो यहाँ पे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाता है, तो स्टेट से ही सदस्य चुन के आते हैं, क्योंकि हमने अपनाया है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में संसद में फिर रिप्रेजेंटर होना चाहिए स्टेट का, तो फिर इसलिए हमने ये सदस्य बनाया। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व ये नहीं करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लोग। तो यहाँ पे ऐसे ही किसी को चुन दिया जाता है, कहीं कहीं से एक्सपीरियंस जो होल्डर होते हैं उनको चुन के फिर इसमें सदस्यता बना दी जाती है, ताकि लॉ बने तो फिर इनको भी, ये लोग भी अपना सुझाव दे सके, इसलिए फिर ये अपना बनाया। लेकिन हमारे ये स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें जो एक्सपीरियंस होल्डर है इनको सदस्यता दी जाती है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ भी राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं, जो कि कला साहित्य से चुन के, ये सब क्षेत्रों से चुन के आते हैं, तो ये फिर डायरेक्टली चुन के आते हैं। वैसे ही यहाँ पे हर एक क्षेत्र से डायरेक्टली चुन के लोगों को बैठाया जाता है, ताकि जब भी लॉ बने तो फिर उनको लॉ में ये लोग सुझाव दे सके। जब भी हाउस ऑफ कॉमर्स ये लॉ बनाने का सोचे, वो भी लॉ बनाने का सोच सकते हैं, तो फिर वो लोग अपना सुझाव दे सके, इसमें एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्यसभा है तो ये बिल्कुल ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। तो ये अपने अंतर समझ लिया। तो ये अंतर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये कुछ अंतर था जो मैंने आपको बता दी। और एक बात ये भी है कि जो हमारी सिस्टम है तो ये संघीय व्यवस्था है, जो मैंने बताया फेडरल सिस्टम, इसी वजह से राज्यसभा में हम स्टेट का प्रतिनिधित्व दिए हैं। लेकिन वहाँ पे एक ही यूनिटरी सिस्टम अपनाया गया है, तो वहाँ पे कोई स्टेट का फेडरल सिस्टम नहीं है, स्टेट को कोई पावर नहीं है वहाँ पे। स्टेट मतलब छोटा देश है, तो फिर वहाँ पे स्कॉलर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारा दिया है, तो वो अब हमें जानने की जरूरत नहीं कि छोटा देश रहे तो वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम अपनाओ, बड़ा जो देश रहे वहाँ पे फेडरल सिस्टम अपनाओ, ताकि देश टूटे ना, सबका प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे हो सके, ये सिस्टम थी। तो ये मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और फिर हमने ब्रिटेन से भी कैसे हमारा डिफरेंस है ये जान लिया। तो ये मतलब समझिए कि टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो फिर हम आगे देखेंगे जो लिखित संविधान होता है, और लिखित संविधान के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और फिर हम उसी में अपना देखेंगे लिखित संविधान, और लिखित संविधान के बाद संघीय व्यवस्था इसमें देखेंगे, और एकात्मक व्यवस्था, ये भी टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। और फिर हम अपना फेडरल सिस्टम और फिर हम अपना यूनिटरी सिस्टम क्या क्या प्रोविजन है जो मैच करता है ये देखेंगे। और भारत फिर जो फेडरल सिस्टम अपनाया है तो ये फिर अलग क्यों अपनाया, इस तरह का फेडरल सिस्टम हम क्यों अपनाया है, क्योंकि ट्रू फेडरल सिस्टम हमने नहीं अपनाया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो ये ऐसे लेक्चर चलेंगे। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और कृपया आप लोग गाइड सीक्वेंस से देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में, जैसा कि इसका पिछला लेक्चर था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जबकि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में बताया था, फिर देश का स्ट्रक्चर बताया था, राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होता है ये बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की थी, तो वो फिर आपके लिए ज़रूरी हो। और फिर ये पॉलिटी जो मैंने लेक्चर कैटेगरी बनाई है तो उसी तरह बनाई है, ताकि आप एक जो टॉपिक होगा वो दूसरे को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही आपको देखें जैसा कि लेक्चर मैंने बनाया। तो सीक्वेंस का फॉलो करें जो भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे, और थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठे, ताकि कुछ चीज़ों को आप लोग लिख भी सके, क्योंकि इतना लेक्चर मैं देता हूँ तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख सकें। अगर कोई नहीं लिख पाता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, फिर मैं उसको उस तरह का नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, ताकि उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई उसमें मिल जाएंगी, वो मेरी नोट्स रहेंगी, वो आपको मिल, तो वो मुझे आप लिंक दिया हो गया होगा इंस्टाग्राम पे, उस पर मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से